हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि वुमेन्स के क्या क्या राइट होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या राइट्स होते हैं और आफ्टर मैरिज उनके क्या क्या राइट्स होंगे अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में। इसी वीडियो की सीरीज़ को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि एज पर हिंदू लॉ के हिसाब से क्या क्या राइट्स होते हैं प्रॉपर्टीज़ में वुमेन्स के। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि हिंदू लॉ के अंतर्गत या जिसको आप कहते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत अगर आप बात करें तो इसमें बुद्धिस्ट, जैन, सिख और हिंदू चारों इंक्लूड होते हैं। और अगर कोई कन्वर्जन करके भी आ गया है दोस्तों, अगर वो हिंदू रिलीजन में वो कन्वर्ट हो गया है दोस्तों, तो भी वो इसी लॉ से गवर्न होगा या ये ही कानून उस पर अप्लाई होंगे। अब दोस्तों, ये जो कानून होते हैं जो हिंदू लॉ के हिसाब से बताए गए हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से बताए गए हैं, ये विमेन और मैन दोनों पर अप्लाई होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि केवल मैन पर ही अप्लाई होंगे, वुमेन्स पर अप्लाई नहीं होंगे। तो इसलिए ये जो है कानून वो दोनों पर इक्वल रूप से लागू होते हैं और उसमें क्लियरली डिस्टिंक्शन बताया गया है कि वुमेन्स जो है प्रॉपर्टी को कैसे इनहेरेंट करेंगी। दोस्तों, बेसिकली ये तभी काम आते हैं कि जबकि वहां पर कोई विल या वसीयत नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर ऑलरेडी वहां पर कोई विल या वसीयत है तो फिर आप इनका यूज नहीं ले सकते। उस विल के हिसाब से आपको जाना होगा और उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इसमें एक बात और भी है कि अगर आपको लगता है कि वो विल जो है वो फ्रॉड है, फ्रॉड तरीके से बनाई गई है या किसी तरह से उसमें काउंटरफीट सिग्नेचर किए गए हैं, तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। वो नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाएगी और उसके नल एंड वाइड डिक्लेयर होने के बाद इस हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से वो चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस केस है बीपी अचाय वर्सेस अप्पी रेड्डी का केस है। इसमें कोर्ट ने यह बताया था कि जो वुमेन होती है, हिंदू लॉ के हिसाब से जो वुमेन होती है उसका पति के घर में रहने का पूर्ण अधिकार है, उसी छत के अंदर रहने का अधिकार है जिस छत के अंदर उसका पति रह रहा है। और मान लीजिए उसके पति की डेथ भी हो गई है तो भी उसका राइट बनता है उस प्रॉपर्टी में और वो उस प्रॉपर्टी में दोस्तों रह सकती है दोस्तों। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हिंदू लॉ में प्रॉपर्टीज का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से होता है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की, या फिर वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है। दोस्तों, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पुश्तैनी संपत्ति वो संपत्ति होती है जो मेल लाइनेज से चली आ रही है, या मतलब कि जो पुरुष हैं उनको आगे से मिलती चली आ रही है। हमारे जो है पुश्तैनी संपत्ति है, हमारे जो पुरखे थे उनके पास वो संपत्ति थी, उनने हमारे पिताजी को दी, हमारे पिताजी ने हमें दी। तो इस तरह की जो संपत्ति है दोस्तों वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं हम कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके दादाजी की प्रॉपर्टी है, लेकिन आपके पापा ने उस प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं लिया, आपके फादर ने उस पर कोई हिस्सा नहीं लिया हुआ, लेकिन वो जहां जॉब करते थे वहां से उन्होंने पैसा कमाया है, या फिर कोई बिजनेस करते हैं वहां से उन्होंने कोई पैसा कमाया है और उसके बाद उन्होंने कोई प्रॉपर्टी जो है खुद खरीदी है, तो इसको सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर वो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ हिस्सा उनको अब मिल गया है तो आगे आने वाले समय में भी उसको अब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी माना जाता है दोस्तों। और दोस्तों, ये जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है इसकी एक खास बात होती है कि ये जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाय विल हिंदू फादर कैसे भी कर सकता है, कोई उसमें आरोप नहीं लगा सकता या उस चीज को कोई भी रोक नहीं सकता। बट अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो बच्चे भी उसमें केस लगा सकते हैं और बच्चों को भी उसमें हिस्सा मिलेगा, इसके साथ साथ उसको वाइफ को भी उसमें हिस्सा मिल सकता। अब हम इसमें बात करेंगे कि क्लासेस क्या क्या होती हैं, रिलेटिव्स किस किस तरह के हो सकते हैं और कौन कौन प्रॉपर्टी को इनहेरेंट कर सकता है। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो हिंदू लॉ में चार तरह के जो हैं बताए गए हैं कि जो कि प्रॉपर्टी को इनहेरेंट कर सकते हैं। चार तरह के लोगों को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले होते हैं दोस्तों क्लास 1 हेयर्स होते हैं, दूसरा क्लास 2 हेयर्स होते हैं, तीसरा एग्नेट्स होते हैं और चौथा जो होते हैं दोस्तों वो कॉग्नेट्स होते हैं। क्लास 1 और क्लास 2 बहुत क्लोज रिलेटिव्स होते हैं। बट अगर बात की जाए कि एग्नेट्स एग्नेट्स क्या होते हैं दोस्तों, या तो आपने किसी को अडॉप्ट कर दिया है या आपके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं मेनली मेल साइड से, नॉट की फीमेल साइड से दोस्तों। तो मेल साइड से अगर ऐसे लोग हैं तो इनको फिर वहां पे प्रेफरेंस पहले मिलेगा। क्लास 1 क्लास 2 ईयर के बाद इनका प्रेफरेंस एग्नेट्स का पहले आएगा। और अगर कॉग्नेट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये भी रिलेटिव्स होते हैं, ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, अडॉप्शन के थ्रू भी रिलेटिव हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये मेल साइड से हो, फीमेल साइड से भी हो सकते हैं। तो यहां देखा जाए तो
वुमेन्स को राइट्स मिल सकते हैं और साथ साथ वुमेन्स के रिलेटिव्स जो हैं उनको भी राइट्स मिल सकते हैं। लेकिन ये क्लास 4 कैटेगरी के होते हैं, इसलिए इनका नंबर सबसे पीछे आता है दोस्तों। पहले क्लास 1 और क्लास 2 हेयर्स का ही नंबर आता है। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदू वाइफ्स के बारे में। सेक्शन 10 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट बताता है कि वाइफ कैसे प्रॉपर्टी को इनहेरेंट करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि अगर उसके पति की डेथ हो गई है और वो जिंदा है, वो विडो है, तो उसने अगर डाइवोर्स नहीं दिया हुआ है तो उसका प्रॉपर्टी में बकायदा राइट बनता है। उसकी प्रॉपर्टी में, उसकी हस्बैंड की प्रॉपर्टी में उसका इक्वल शेयर होगा। मान लीजिए कि 2 बेटे हैं और एक माँ है, तो तीनों के बीच में 1/3 प्रॉपर्टी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। और अगर कोई शेयर नहीं है और कोई वहां पर क्लेम करने वाला भी नहीं है, तो उस वाइफ का उस संपत्ति में पूरा राइट हो जाता है दोस्तों। मैरिड वुमन के पास पूरी अथॉरिटी होती है, कंप्लीटली सोलली अथॉरिटी होती है कि वो उस प्रॉपर्टी की मैनेजर बने, उसको मैनेज करे, उसको सेल भी कर सकती है वो चाहे तो। अगर वो ज्वाइंट फैमिली में लिव नहीं कर रही है, मान लीजिए वो प्रॉपर्टी ज्वाइंट फैमिली के पास थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी ज्वाइंट फैमिली में से उसको मिल गई है, तो भी उसके पास पूरा राइट होता है कि वो उस प्रॉपर्टी को। बट अगर दोस्तों हस्बैंड ने वाइफ को तलाक दे दिया है, सारे इश्यूज जो हैं सेटल हो चुके हैं, एलिमनी सेटल हो चुकी है, जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में बताया गया है, आप हमारे डाइवोर्स रिलेटेड वीडियोस आप देखेंगे तो उनमें आपको क्लियरली ये पता चलेगा कि अगर डाइवोर्स हो चुका है तो डाइवोर्स के टाइम पे एलिमनी देना बहुत जरूरी होता है। ये कोर्ट डिसाइड नहीं करता है दोस्तों, ये डिसाइड होता है कि पति पत्नी अगर म्यूचुअली दे रहे हैं तो कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा, म्यूचुअली आपके बीच में डिसाइड हो जाता है। अगर कंटेस्टिंग डाइवोर्स है तो फिर कोर्ट भी डिसाइड कर देता है दोस्तों कि इतना एलिमनी देना होगा। तो अगर दोस्तों एलिमनी के इश्यूज जो है या मेंटेनेंस के इश्यूज है, भरण पोषण के इश्यूज है, वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, वाइफ को डिवोर्स दिया जा चुका है और वाइफ वहां से जा चुकी है पति का घर छोड़ के, तो दोस्तों ऐसे केसेस में उसको प्रॉपर्टी इनहेरेंट करने का कोई भी राइट नहीं है। उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उसको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी दोस्तों। बट अगर एक और केस के बारे में बात करते हैं कि अगर पहली बीवी को बिना डाइवोर्स दिए हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पर होगा ये कि उस दूसरी बीवी के उस संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं होंगे। वो उसकी जो मैरिज है या शादी है उसको शून्य माना जाएगा और जितने भी अधिकार हैं वो पहली बीवी के पास और उसके बच्चों के पास होंगे। बट यहाँ हिंदू लॉ में एक और चीज है जो मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि अगर उसकी दूसरी वाइफ से उसके कुछ बच्चे हो गए हैं तो वो जो इनलेजिटिमेट चाइल्ड हैं उनका भी उस प्रॉपर्टी में राइट बनता है दोस्तों। आप उनको डिनाई नहीं कर सकते हैं, उनको प्रॉपर्टी में शेयर आपको देना ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि हिंदू लॉ के अंतर्गत महिलाओं को क्या क्या प्रॉपर्टी के अधिकार मिले हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे बात भी कर सकते हैं। दोस्तों आपका इस कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।